हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात करेंगे आज जो यूपी टेट और सुपर टेट में जो सीटीपी आता है, बाल विकास से क्वेश्चंस जो आते हैं उनके बारे में बात करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमने सेलेक्टेड क्वेश्चंस लाए हुए हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम एक मोटिवेशन कोट के थ्रू स्टार्ट करते हैं कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। कहने का मतलब है कि अगर हमें ठान लेना है कि हाँ, हमको सुपर टेट की एग्ज़ाम जो तैयारी है वो बेहतरीन करना है और एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना है और हमें सिलेक्शन ले करके रहना है, तो हम ले सकते हैं। जिद ठानना हमें एक जो है ये लक्ष्य की तरफ लेके जाता है कि हम जो जिद कर लिए हैं कि हमें ये पूरा करना है। तो चाहे रास्ते में हमारी कितनों भी मुश्किलें आएँ, लेकिन उससे हम कभी भी घबरा नहीं सकते हैं। लेकिन हमारे अंदर जो है जिद होना चाहिए वो चीज़ जीतने के लिए जो हमारी लक्ष्य है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चंस जो कि यहाँ पे है। यहाँ क्वेश्चंस है, स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम किस शैक्षिक आयोग की स्थापना की गई? राधा कृष्णन आयोग, मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग या यूजीसी? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले हम डिटेल में बात कर लेते हैं, फिर इस क्वेश्चंस को आंसर बताएंगे। तो यहाँ पे है हमारा 1882-83 में सबसे पहला आयोग आया था हंटर कमीशन, जो किसकी तरफ था? जो प्राथमिक शिक्षा के लिए आया था। 1882-83 में पहला आयोग आया शिक्षा में, जिसे हम हंटर कमीशन के नाम से जानते हैं, जो कि ये प्राथमिक शिक्षा के लिए आया। और वहीं पे 1902 में आया रेले आयोग, जो भारतीय विश्वविद्यालयों के लिए आया। तो यहाँ पे जो 82-83 में आया हंटर आयोग, ये प्राथमिक विद्यालय के लिए आया, और जो 1902 में आया रेले आयोग, वो जो भारतीय विश्वविद्यालय के लिए आया। और फ्रेंड्स, यहाँ पे नेक्स्ट है, यहाँ पे है कि 1917 से लेकर के 19 में सैंडलर आयोग आया, जो कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग कहलाया। ये क्वेश्चंस पूछा हुआ था कि 1917 और 1900 में सैंडलर आयोग जो आया था वो कोलकाता विश्वविद्यालय के लिए आया था। ये सभी स्वतंत्र भारत के पहले के शिक्षा आयोग थे। अब यहाँ पर देखिए, जो ये सैंडलर आयोग रहा या फिर यहाँ पे जो हंटर आयोग है, रेले आयोग है, ये सब किसके पहले था? ये हमारा जो भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था उसके पहले का ये शिक्षा आयोग है। अब हम बात करते हैं ये स्वतंत्र भारत के बाद जो है हमारा 1900 यहाँ पे जो 48-49 में आया था, यहाँ पे राधा कृष्णन के अध्यक्षता में इसका गठन हुआ था 1948-49 में। यह कौन सा आयोग कहलाया? यह विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग कहलाया। यहाँ पे है 1952-53 में आया मुदालियर आयोग का गठन हुआ, जो माध्यमिक शिक्षा के लिए आया था। तो यहाँ पे जो ये क्वेश्चंस पूछा गया था कि राधा कृष्णन आयोग प्राथमिक विद्यालय के लिए, एक विश्वविद्यालय के लिए, माध्यमिक शिक्षा के लिए, तो यहाँ पे राधा कृष्णन आयोग जो ये गठित हुआ था 1948-49 में, यह विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का था। अब यहाँ पे आते हैं कि जो मुदालियर आयोग हुआ ये माध्यमिक शिक्षा के लिए था। अब वहीं पर देखिए 1964 से लेकर 66 में यहाँ पे कोठारी आयोग आया। यह पहला ऐसा आयोग था जो प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च स्तरीय का गठन किया और राष्ट्रीय स्तर पर था। तो ये जो है हमारे शिक्षा में सबसे पहला ऐसा आयोग आया, ये 1964 और 66 में कोठारी आयोग, कि यह तीनों में, प्राथमिक में भी, माध्यमिक में भी और उच्च शिक्षा के लिए भी राष्ट्रीय स्तर पर कार्य किया कोठारी आयोग, जो कि 1964 से लेकर 66 में आया था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे है कि स्वतंत्र भारत के बाद पहला जो आयोग आया हमारा राधा कृष्णन, जो कि राधा कृष्णन की अध्यक्षता में आया था। तो ये आयोग जो था, तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा हमारा, कि राधा कृष्णन आयोग, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये
स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम पूछा है यहाँ पे, तो स्वतंत्र भारत के सर्वप्रथम जो है राधा कृष्णन आयोग ही आया था। चलिए फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। आई होप आपको अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा अधिगम वक्र मनुष्य के लिए असंभव है? नतोदर वक्र, उन्नतोदर वक्र, सरल वक्र या मिश्रित वक्र। तो ये निम्न में से कौन सा अधिगम वक्र मनुष्य के लिए असंभव है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होता है, सरल वक्र। क्योंकि ये जो है फ्रेंड्स, अगर हम सपोज दैट समझिए कि अगर हम स्टडी करते हैं या रात को हम, तो हमारी जो है जो पठार होती है, जो आई होप आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो डीएलएड किया है, जो टेट का एग्ज़ाम दिया है, उसमें डीएलएड में तो बखूबी है ये चैप्टर्स पठार। तो उसमें ये बताया गया है कि आदमी को जो सीखने की जो अधिगम का जो वक्र होता है वो सरल कभी भी नहीं हो सकता है, हमेशा सीखने का वक्र जो है मिश्रित होता है। यहाँ पे अधिगम का वक्र मनुष्य के लिए यहाँ पे पूछा है असंभव है, तो सरल वक्र असंभव है, हमेशा मिश्रित वक्र होता है। क्योंकि हम कभी अक्सर रात को नींद आती है तो हम फिर सोते हैं, फिर उठते हैं, फिर पढ़ते हैं, तो उसमें जो है हमारी पढ़ाई में गिरावट भी आती रहती है और आदमी अच्छे से ऊपर की तरफ उठता भी है, अच्छे से स्टडी भी करता है, फिर सोता भी है। तो कुल मिला जुला के, और हमें कभी एक्सीडेंट हो गया या कोई चोट हो गया, कोई प्रॉब्लम्स आ गई हमारी लाइफ में, तो हमारी जो है स्टडी रुक जाती है। तो वो भी क्या होता है, वो पठार होता है कि आदमी अपने स्टडी कंटिन्यू नहीं कर पाता है। ये चीज़ें होती हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे है सरल वक्र, हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि टेलर ने सृजनात्मकता के कितने चरण बताए हैं? तो यहाँ पे है 2, 5, 11, 8। तो इसके डिटेल में हम बात करते हैं कि टेलर ने सृजनात्मकता के 5 स्तर बताए हैं। कौन कौन से सृजनात्मकता के 5 स्तर हैं? विचारात्मक, उत्पादक, अन्वेषणात्मक, नवाचारी, उदयात्मक सृजनात्मकता। ये हमारे 5 हैं। टेलर महोदय ने 5 सृजनात्मकता के 5 स्तर बताए हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे कि सृजनात्मक विकास का पहला चरण, सृजनात्मक विकास का पहला चरण कौन सा है? उद्भवन है, उद्भासन है, यहाँ पे हलंत रहेगा, और यहाँ प्रकाशन है, आयोजन है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसके डिटेल में बात करते हैं। तो ये ग्राहम वाल्स ने सृजनात्मकता के 4 चरण बताए हैं। ये सृजनात्मकता के ग्राहम वाल्स ने सृजनात्मकता के 4 चरण बताए हैं। पहला है आयोजन, दूसरा है उद्भवन, तीसरा है उद्भासन। यहाँ पे पूछा है कि सृजनात्मकता विकास का पहला चरण कौन सा है? यहाँ पे हम जो चरण इन्होंने बताया है, तीसरा और चौथा चरण यहाँ पे है प्रकाशन। आयोजन है, आयोजन, उद्भवन, उद्भासन, यहाँ पे है प्रकाशन। यहाँ पे जो है पहला चरण की बात करें तो पहला यहाँ पे आयोजन है। तो आयोजन हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा कि यहाँ सृजनात्मकता के पहला चरण पूछा गया है। तो पहला चरण आयोजन है, दूसरा उद्भवन है, तीसरा उद्भासन है, चौथा प्रकाशन है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और ये किसने दिया है? तो ग्राहम वेल्स ने सृजनात्मकता के 4 चरण बताए हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे है मापन के कितने प्रकार हैं? 4, 3, 2, 1। तो यहाँ पे सबसे पहले मापन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। इसके हम मापन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मूर्त मापन, जिसे भौतिक मापन भी कहते हैं। जैसे किसी जो है व्यक्ति की वज़न, लंबाई मापना हो, जैसे 5 इंच या फिर 8 किलो या फिर 10 किलो या फिर 5 किलोग्राम। तो ये वज़न नापना है केजी में और जो है लंबाई में। ये क्या होता है? मूर्त मापन होता है, जो कि आदमी माप सकता है, और ये भौतिक मापन कहलाता है। दूसरा मापन होता है अमूर्त मापन। पहला हुआ मूर्त मापन, दूसरा हुआ अमूर्त मापन।
अब अमूर्त मापन की हम बारे में बात करते हैं तो ये अमूर्त मापन है जिसे सामाजिक मापन कहते हैं, जैसे व्यक्ति का बुद्धि और व्यक्तित्व, ये होता है हमारा अमूर्त मापन। अब आते हैं हम यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। यहाँ पे हमारा क्वेश्चंस है, परम शून्य किस प्रकार के मापन में आता है? क्रमिक मापन, नामित मापन, अंतराल मापन या आनुपातिक मापन में? तो मापन के स्तरों के जनक कौन कहे जाते हैं? स्टीवेंस माने जाते हैं। उन्होंने मापन के 4 स्तर दिए हैं। स्टीवेंस ने मापन के 4 स्तर दिए हैं। नामित मापन दिए हैं, क्रमिक मापन, अंतराल मापन और आनुपातिक मापन, जिसमें जो है परम शून्य आनुपातिक मापन में आता है। यहाँ पे जो है परम शून्य किस प्रकार के मापन में आता है? तो परम शून्य आनुपातिक मापन में आता है। हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? करेक्ट होगा। और ये जो है मापन के जो स्तर बताए हैं वो स्टीवेंस ने बताए हैं। तो कितने बताए हैं? 4 बताए हैं, नामित मापन, क्रमिक, अंतराल और आनुपातिक। तो यहाँ पे जिसमें जो परम शून्य हमसे क्वेश्चंस में पूछा गया था, तो परम शून्य मापन किस में आता है? तो आनुपातिक मापन में आता है परम शून्य मापन। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। यहाँ पे उत्तर प्रदेश मनोविज्ञान प्रयोगशाला किस समिति के सिफारिश पर स्थापित की गई थी? आचार्य नरेंद्र देव समिति, मुदालियर आयोग, मेहता समिति, यशपाल समिति। तो यहाँ पे भारत की पहली मनोविज्ञानशाला प्रयागराज में खोली गई 1947 में आचार्य नरेंद्र देव समिति के द्वारा खोला गया था। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? यहाँ पे करेक्ट होगा। हमारा ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा, आचार्य नरेंद्र देव समिति। ये पहला खोला गया यहाँ पे उत्तर प्रदेश में मनोविज्ञान प्रयोगशाला 1947 में। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की, चूहों पर आधारित भूल भुलैया प्रयोग अधिगम आधारित किस मनोवैज्ञानिक ने किया? थॉर्नडाइक, टॉलमैन, स्किनर या कोहलर ने किया? तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो भूल भुलैया, यहाँ पे चूहों पे आधारित, यहाँ पे स्किनर नहीं होगा, यहाँ पे टॉलमैन होगा, क्योंकि इन्होंने ही चूहों पर आधारित भूल भुलैया प्रयोग अधिगम आधारित मनोवैज्ञानिक ने इन्होंने टॉलमैन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। बात है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि अभिप्रेरणा का XY सिद्धांत किसने दिया है? मैस्लो ने, मैकक्लीलैंड ने, मैकग्रेगर ने, हार्लो ने। तो मैस्लो ने क्या दिया था? पदानुक्रमिक मांगों का सिद्धांत दिया था। और मैकक्लीलैंड ने दिया है अभिप्रेरणा का मांग सिद्धांत दिया है। मैकग्रेगर ने अभिप्रेरणा का XY सिद्धांत दिया। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? करेक्ट होगा कि मैकग्रेगर ने XY सिद्धांत दिया। अब आते हैं यहाँ पे हार्लो के बारे में बात करते हैं। तो हार्लो ने आंतरिक प्रेरणा का अभिप्रेरणा सिद्धांत दिया, हार्लो ने। तो फ्रेंड्स चारों ऑप्शंस को हम यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ हमारा फ़िलहाल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। मैकग्रेगर ने दिए थे XY सिद्धांत अभिप्रेरणा का। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं यहाँ पे कि थॉर्नडाइक के किस नियमों में से स्किनर का नियम निकलता है? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे है प्रभाव के नियम से स्किनर का नियम निकलता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा कि थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम से स्किनर का नियम निकलता है, क्योंकि थॉर्नडाइक ने 3 मुख्य नियम दिए थे, 6 गौण नियम दिए थे। तो ये 3 मुख्य नियम है, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। तो इनके जो है प्रभाव के नियम से ही स्किनर का नियम निकलता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आते यहाँ पे हम बात करते हैं NCF की। तो NCF 2005 में कुल कितने मार्गदर्शित सिद्धांत हैं? 3, 5, 4, 2। तो इसमें देखिए सबसे पहले NCF की बात करते हैं डिटेल में। तो NCF में इसमें 5 अध्याय है, 2 परिशिष्ट है, 5 मार्गदर्शी सिद्धांत है,
कुल 38 सदस्य हैं, जिसमें 35 सदस्य संचालन समिति के थे, जिसके संचालन प्रोफेसर यशपाल थे, और 3 सदस्य एनसीईआरटी के थे। आई होप आपको समझ में आया होगा कि इसमें कुल 38 सदस्य थे। लेकिन यहाँ पे हमने डिटेल में पूरा बता दिया, लेकिन एनसीएफ 2005 में कुल कितने मार्गदर्शित सिद्धांत पूछा है, तो यहाँ पे 5 मार्गदर्शित सिद्धांत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा कि 5 मार्गदर्शित सिद्धांत है कुल एनसीएफ में, और कुल 38 सदस्य हैं, जिसमें 35 सदस्य संचालन समिति के थे, और जिसके संचालन प्रोफेसर यशपाल जी थे, और 3 सदस्य जो है एनसीईआरटी के लिए। तो 35 और 3 कुल 38 हो गए सदस्य। चलिए फ्रेंड्स, अब अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे भारत में सूक्ष्म शिक्षण का प्रतिमान किसने बनाया है? वीके पासी, गिजुभाई बतेखा, रविंद्रनाथ टैगोर, एनसीईआरटी। तो भारत में सूक्ष्म शिक्षण का प्रतिमान ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा, एनसीईआरटी के द्वारा बनाया गया है ये प्रतिमान। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अगर अच्छी लगी मेरी वीडियो तो फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, और कमेंट भी करें। आगे आपके जो भी टॉपिक पढ़ना है वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में आपके रिक्वायर के अनुसार हम जो है हम वीडियो लेकर के आएंगे, और अच्छे से डिटेल में, और इस पर हम एमसीक्यू और डिटेल में हम टॉपिक वाइज भी कवर करने की पूरी प्रयास करेंगे। तो फ्रेंड्स, लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।